हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे एन क्लास 6 का, यानी कि क्लास 7 का। क्लास 7 में पढ़ेंगे हिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं जब हम किसी व्यक्ति को तमिल कहते हैं या तो उड़िया कहते हैं, तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलते हैं और तमिलनाडु या उड़िया में रहता है। जो तमिल बोलता है या तो तमिलनाडु में रहता है, या दूसरा नाम है उड़िया, उड़ीसा उड़ीसा में रहता है। तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतरों से अस्तित्व में है। ये युग युगों से किसमें है? अस्तित्व में है, युगों युगों से अस्तित्व में है। किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं को बनाने में समय की भूमिका रही है, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं। जिन्हें हम क्या समझते हैं? क्षेत्रीय संस्कृति समझते हैं। वे समय के साथ साथ बदलती है, वे समय के साथ साथ जो है बदलता रहता है। और सच तो यह है कि आज भी बदल रही है। एक्चुअली में सच तो यही है कि आज भी बदल रही है। ये क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई है। ये क्षेत्रीय संस्कृति जो है जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई है। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है, एक दूसरे को जो है संपूर्ण बनाया है। जैसा कि हम देखेंगे कि कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी है, कुछ परंपराएं जो है कुछ विशेष क्षेत्रों का अपना है, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होता है। जबकि कुछ अन्य क्षेत्र जो है अलग अलग क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होते हैं। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकलती है, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया। किसी अन्य क्षेत्र में जाकर उन्होंने एक नया रूप रीति रिवाज ने ले लिया। चेर और मलयालम भाषा का विकास। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का हिस्सा है। चेर राज्य कहाँ है? प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में है। चेर कहाँ है? महोदयपुरम का चेर राज्य जो है प्रायद्वीपी के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है, जो आज के किस राज्य का हिस्सा है? केरल राज्य का हिस्सा है। 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया है। यह जो है कितने शताब्दी में किया गया? 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया है। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। मलयालम भाषा जो है चेर राज्य में बोली जाती होगी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया है। वहाँ के जो शासक है मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया है। उसने जो लेख बनवाया था उसमें किया है, मलयालम भाषा का प्रयोग किया है उसने। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। वहाँ का जो किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। वहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा था वो उदाहरण के तौर पर एक है। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृति की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। वहाँ के साथ साथ जो है चेर लोग संस्कृति की परंपराओं से भी बहुत कुछ जो है कि सीखा, यानी ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। किस काव्यों पर आधारित था?
संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है, मतलब कि कर्जदार है। यह भी एक काफी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ कौन सा है? लीला तिलकम किस शताब्दी में लिखा गया था? तो 14वीं शताब्दी में, जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक है, जो कि व्याकरण भी है और काव्यशास्त्र विषयक भी है। मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था। यह जो शास्त्र था लीला तिलकम, ये मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या है? हीरा और मूंगा। जो यहाँ दो भाषाओं यानी कि संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है, जो कि दोनों भाषा साथ साथ में प्रयोग किया जाता है, उनकी ओर संकेत करता है। शासक और धार्मिक परंपराएं जगन्नाथी संप्रदाय, किस संप्रदाय से थी? जगन्नाथी संप्रदाय से। तो चलिए, अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। अन्य क्षेत्र में जो थे क्षेत्रीय संस्कृति क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से जो है विकसित हुआ था। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी, उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय, यानी कि जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या है? दुनिया का मालिक है, जो कि विष्णु का पर्यायवाची शब्द है जगन्नाथ। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा बनाई जाती है। आज तक जो है जगन्नाथपुरी की जो प्रतिमा यानी कि मूर्ति है स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे। जगन्नाथ जो क्या थे? मूलतः एक स्थानीय देवी देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया, जो आगे चलकर जिसको जो है विष्णु का रूप मान लिया गया। 12वीं शताब्दी में गंगवंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का जो है निर्णय लिया, निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया, यानी कि 1230 ईस्वी में। उसके बाद जो है 1230 ईस्वी में अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया। उसने अपना राज्य जो है जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया, और जो है स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्ति घोषित कर दिया, यानी कि उनके प्रतिनियुक्ति को घोषित किया, यानी कि अपने आप को। चित्र 2 देखिए, बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु मूर्तियां, तालपत्र की पांडुलिपि उड़ीसा, यानी कि उड़ीसा में ये है। जगन्नाथ के साथ साथ ये देखिए मूर्ति भी है तीनों का। ज्यों-ज्यों इस मंदिर के तीर्थ स्थल यानी कि तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, यानी कि ज्यों-ज्यों मंदिर को तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता मिली, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जो है सामाजिक में भी और राजनीतिक में भी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जिस शासक ने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया, यानी कि सभी शासक ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का कोशिश किया। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। वो शासक यही लोग सोचते थे कि अगर यदि मंदिर पर कब्जा कर लेंगे तो मेरा सभी लोग मेरे आज्ञा का पालन करेंगे। राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को
जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है। राजपूताना कहते थे। 19वीं शताब्दी में यानी कि 1800 कुछ के दशक में ब्रिटिश लोग यानी कि जो अंग्रेज लोग थे उस क्षेत्र को, जहां आज का अधिकांश राजस्थान यानी कि जो कि राजस्थान है, उसको राजपूताना कहते थे। यानी ब्रिटिश लोग राजस्थान के क्षेत्र को राजपूताना कहते थे। इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। जहां वो मानते थे कि जहां सिर्फ राजपूत ही रहते थे। लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है, लेकिन यह बात जो है कुछ कुछ प्रतिशत ही सही है। ऐसे अनेक समूह थे और आज भी है। ऐसे अनेक समूह थे जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं, यानी कि अपने आप को ही राजपूत कहते हैं। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोगों भी रहते हैं, यानी कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं। तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट जो है संस्कृति की परंपराएं जो है प्रदान की। ये सांस्कृतिक परंपराएं वहां के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। वहाँ पर सिर्फ जो है विभिन्न प्रकार के विभिन्न राजपूत भी शासन करते थे और कई सारे शासन करते थे। पृथ्वीराज यानी कि अध्याय 2 यानी कि चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ चुके हैं। पृथ्वीराज एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में, ये शासक जो है पृथ्वीराज ऐसे शासक को अपने हृदय के रूप में मानते थे। ये देखिए चित्र 3, जगन्नाथ मंदिर पुरी। कहाँ है? पुरी में। ये जगन्नाथ का मंदिर है। आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्ण किया, यानी कि मृत्यु को धारण कर लिया, मगर पीठ नहीं दिखाए, लेकिन पीठ दिखाकर वापस नहीं आए। राजपूत सूरवीरों की कहानियां कवियों एवं गीतों में ही सुरक्षित है, गीतों में भी सुरक्षित है। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती है। ये प्रशिक्षित जो है चारण भाटों द्वारा गाई जाती है। ये काव्य एवं गीत ऐसे सूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे, मतलब ऐसे व्यक्ति को यानी कि सूरवीर को सुरक्षित रखते थे, और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन सूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करें, यानी कि जिस मार्ग पर वो चलते थे उस मार्ग पर चलने की कोशिश करें, यानी वैसा बनने का कोशिश करें। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। साधारण लोग भी इन कहानियों से आकर्षित यानी कि अट्रैक्टिव होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों एवं स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। इस पर भी चित्रण होता था, पर मजबूत संवेग का भी चित्रण होता था। प्रबल मतलब मजबूत। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? क्या स्त्री को भी इस कहानी में स्थान प्राप्त था? कहीं कहीं यह चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण, स्त्रियां जो है अपने पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी, दोनों का जो अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवाओं, सती प्रथा जो था उस समय विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। यानी कि उस समय जो जिसके पति शहीद हो जाते थे उसी के साथ पत्नी को भी जलाया जाता था। इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था, यानी कि शूरवीरता के लिए अपने जीवन का बलिदान करना पड़ता था। चाहिए चित्र देखते हैं। मानचित्र 1, वह क्षेत्र जिनकी इस अध्याय में चर्चा की गई है। ये देखिए उत्तराखंड है, शिमला है, बीकानेर है,
जोधपुर है, चित्तौड़गढ़ है, लखनऊ है, दिल्ली है, जयपुर है, अजमेर है, बिहार है, झारखंड है, बांकुड़ा है, पश्चिमी बंगाल है, कोलकाता है, पुरी है, यहाँ पुरी। क्षेत्रीय सामंतों से पढ़े नृत्य कथक नृत्य की कहानी। यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती है तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। नृत्य के विषय में भी यही सच है। आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखें। कथक के इतिहास को देखें। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। यह जो है नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक शब्द का कथक शब्द कथा शब्द से निकला है। कथक शब्द कहाँ से निकला है? कथा शब्द से निकला है कथक, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। उत्तर भारत के मंदिर में कथा यानी कि कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे, यानी कि संजोते थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। कथक जो है नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। यानी कि कितने शताब्दी? 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ, यानी भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार जो करता था उसके साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान यानी कि कहानियां लोक नृत्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे, यानी जो कहानी कहते थे उसके साथ हाव भाव भी जुड़े होते थे। मुगल बादशाहों मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था। उनके राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य के अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए। नृत्य का जो है वर्तमान में अभिलक्षण जो अर्जित किया मतलब कि सीखा गया और वह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फूला फला राजस्थान के जयपुर के राज दरबारों में और लखनऊ में, ये कहाँ पर फला फूला? जयपुर यानी कि राजस्थान के जयपुर के राज दरबारों में, वहाँ का जो राज दरबार है और वहाँ और लखनऊ में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला रूप में उभरा। यह एक जो प्रमुख कला के रूप में उभरा। 1850 से 1875 ईस्वी के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर और बिहार तथा मध्य प्रदेश में भी उभरा। प्रदेश के निकट मतलब कि मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। यानी इसके अभिनय पर बहुत अधिक जोर दिया जाने लगा। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। यानी कि वहाँ जो है ब्रिटिश शासक जो था उन्होंने नापसंद किया, मतलब पसंद नहीं किया। ये कितने शताब्दी में? 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में। फिर भी यह जीवित बचा रहा, फिर भी यह नृत्य जो है जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता मिली। 6 शास्त्र नृत्य रूपों में इसका जो है मान्यता मिला। शास्त्रीय संस्कृत नृत्य
शास्त्रीय नृत्य किस कला रूप को शास्त्रीय माना जाए, यानी कि उसके मन में सवाल आता है, आदमी के मन में, किस कला संस्कृति किस कला रूप को शास्त्रीय माना जाए। इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है। क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं? क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, जिसका विषय जो है धार्मिक हो? अथवा क्या हम उसे शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है, जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होती है? अथवा वह शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि नियम के अनुसार ही उसको प्रस्तुत किया जाता है और उसमें विभिन्नताओं का प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, उसमें अलग अलग जो विभिन्नता होती हैं उसका जो प्रोत्साहन नहीं किया जाता। ये ऐसे प्रश्न है जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है, यह ऐसा प्रश्न है जिस पर हमको विचार करने की आवश्यकता है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है, ऐसे बहुत से नृत्य हैं जिनको लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है। ये विशिष्टताएं पाई जाती है जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। यद्यपि शास्त्रीय विशेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा शब्दशः सही नहीं होता है। अन्य नृत्य रूप जिन्हें इस समय शास्त्रीय माना जाता है, निम्नलिखित है। जिसे शास्त्रीय माना गया है वो निम्न प्रकार से, वो कौन कौन से हैं? भारतीय नाट्यम जो तमिलनाडु का लोक नृत्य है, कथकली जो केरल का लोक नृत्य है, ओडिसी यानी कि उड़ीसा का लोक नृत्य है, कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, मणिपुरी यानी जो मणिपुर का लोक नृत्य है। ये देखिए कथक नृत्यांगनाएं एक दरबारी चित्र, ये जो नृत्य करती हैं ये कथक नृत्य है, एक राज दरबार में नृत्य कर रही हैं। संरक्षकों के लिए चित्रकला यानी लघु चित्रों की परंपरा क्या चली थी, चलिए देखते हैं। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई यानी कि जो विकसित हुई यानी कि विकासशील हो गई, वह थी लघु चित्रों की परंपरा, जो कि छोटा सा चित्र है उसकी परंपरा है। लघु चित्र जैसा कि उसके नाम से ही पता चलता है, छोटे आकार का चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है, यानी कि जल का रंग जो है उससे कपड़ों पर या कागजों पर चित्र बनाया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र ताल पत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत के पाए गए जैन ग्रंथों का सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। इनमें से बहुत जो सबसे सुंदर चित्र था और वो था पश्चिमी भारत में पाए गए जैन ग्रंथों का जो है सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किया गया था। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था। चित्रकारों को जो है संरक्षण मतलब कि उसको संरक्षण दिया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे, जो कि जो है प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियों का चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी, चटक के रंगों में चित्रित किया जाता था और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते। शिकार का भी दृश्य बनाया जाता था, सामाजिक जीवन का भी दृश्य बनाया जाता था और लड़ाई का भी जो है चित्र बनाया जाता था। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था, यानी उपहार जो देते थे राजा को वो भी इस चित्र के रूप में दे देते थे। और ये
कुछ गिने चुने लोगों, बादशाह और अनेक घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखा जा सकता था, यानी कि जो कोई खास आदमी ही इसको देख सकता था। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राजाओं के दरबारों में चले गए। जो नए राजाओं का दरबार है वहां पर चला गया। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती राज दरबारों को प्रभावित किया। जो कि है वो राजपूत के राज दरबारों को भी प्रभावित किया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। ये लोग सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा कवियों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा। उसका जो चित्र बनाता था वो लगातार बनाते रहे। चित्र 7, शिकार के दौरान आराम करते हुए अकबर मुगल का जो है लघु चित्र। ये देखिए, शिकार के दौरान आराम कर रहे हैं अकबर, इस चित्र में दिखाया गया है। और यहाँ देखिए, ये जो है होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह, राजपूत लघु चित्र कोटा, कोटा का है। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था जो कि मॉडर्न हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय क्षेत्र के तलहटी इलाका। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में, यानी 17वीं शताब्दी यानी 1600 कुछ ईस्वी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली कहा जाता है। यानी कि भावप्रवण शैली का विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली कहा जाता है। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वह थी भानुदत्त की रसमंजरी। भानुदत्त की रसमंजरी किसने लिखी थी? भानुदत्त ने। 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की, जो मुगल कलाकार था, मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले। वो जो वहां भागे, वहां पर उसको ठहरने के लिए जो है कि लोग मिल गए, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हो गई। कांगड़ा शैली जो है विकसित कर लिया। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, एक नया शैली जो है विकसित कर लिया, जिसने लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी। वहाँ की वैष्णव जो परंपरा थी वह थी। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। कांगड़ा शैली की जो विशेषता था। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे। यानी कि स्मरण रहे कि याद रहे, साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तन पर भी वो चित्र बनाते थे, दीवारों पर भी चित्र बनाते थे, कपड़ों पर भी वो चित्र बनाते थे और फर्श पर भी अपनी चित्र बनाते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। कला की नमूनों में बस कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे। इसके विपरीत उल्टा जो है लघु चित्र को राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखा जाता था, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहते थे।
जिससे वे कई वर्षों तक सुरक्षित रहते थे। ये देखिए चित्र 9 जो है राधा कृष्ण राधा और उसकी सखियां पहाड़ी लघु चित्र कांगड़ा, कांगड़ा की जो लघु चित्र हैं वो बनाते थे राधा कृष्ण और उसकी सखी के बीच। बंगाल नजदीक से एक नजर, बंगाल के लिए नजदीक से एक नजर देखते हैं। एक क्षेत्रीय भाषा का विकास, एक क्षेत्रीय भाषा का विकास जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था, हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहां के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं, यानी कि आगे हम पढ़ चुके हैं कि जहां जो भाषा बोली जाती है उसके अनुसार निर्धारित करते हैं। इसलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली यानी कि बांग्ला ही बोलते थे, किंतु यह एक दिलचस्प की बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम 17वीं शताब्दी के मध्य भाग के संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। बंगाल के जो लोग हैं वो संस्कृत भाषा से उपजी भाषाएं नहीं बोलती थी, तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ, यानी कि जो संस्कृत की भाषा नहीं बोलती फिर भी नया भाषा का उद्भव यानी कि विकास कैसे हुआ। चित्र 10 सबसे पहली बंगाली रामायण के तालपत्र की पांडुलिपि का एक पूरा पृष्ठ, ये रामायण का जो है तालपत्र का है उसका पूरा पृष्ठ है, एक कुछ नमूना है। ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मध्य यानी कि दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया, जिसके कारण जो है संस्कृत का प्रभाव ज़्यादा बढ़ता गया। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहाँ ब्राह्मणों को बसना शुरू कर दिया, वहाँ जो है ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए, वहाँ को जो सांस्कृतिक प्रभाव था अधिक मजबूत हो गया। और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्यून सांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृति से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था, जो कि है भाषा का प्रयोग हो रहा था, संस्कृत से संबंधित भाषा का प्रयोग कर रहे थे। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत, पाल शासक उस समय जो था उसके अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव, यानी कि एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव मतलब नया राज्य बन गया। 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, यानी 14 से 16 शताब्दी के बीच में सुल्तान का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे, जो कि दिल्ली में स्थित शासक था उनसे बहुत फ्री थे यानी स्वतंत्र थे। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश यानी कि बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा। अकबर को 1586 में क्या माना जाने लगा, सूबा माना जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। उस समय वहाँ की जो भाषा थी फारसी थी, लेकिन जो है एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में बंगाली विकसित हो रही थी। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते भाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह, भाषा और बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया, जो है एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा की उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी जिसे अब पश्चिमी बंगाल कहा जाता था, जिसे जो है अब जो है पश्चिमी बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ, बंगाली का उद्भव जो है संस्कृत से ही हुआ, पर यह अपने क्रम विश्वास की अनेक व्यवस्थाओं से गुजरी है, विकास की कई व्यवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार, जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से प्राप्त हुआ है। जनजातीय भाषा भी जो है कई स्रोतों से प्राप्त हुआ है। आधुनिक बंगाली का एक
हिस्सा बन गया, जो मॉडर्न बंगाली है उसका एक हिस्सा बन गया। जनजाति भाषा, बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है। पहला जो है एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है, उससे जो है पूरा फ्री है। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य यानी कि शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य, जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ी वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनी यानी कि अध्याय 6 आदि में शामिल है, यानी कि पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है। दूसरी श्रेणी में जो है नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती, गोपी चंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, पीर कथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत। पीर कथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत भी कई सारे सम्मिलित हैं। मैनामती, गोपी चंद्र और धर्म ठाकुर, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, नाथ लोग सन्यासी होते थे। नाथ लोग जो है सन्यासी होते थे, जो तरह तरह की योगिक क्रियाएं करते थे। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता है, यह बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपी चंद्र को अनेक बाधाओं की समझ संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया। धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव है। धर्म ठाकुर जो एक क्षेत्रीय देव है, जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। धर्म ठाकुर को पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में पूजा किया जाता है। पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई है जिनमें यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच गई थी। दूसरी श्रेणी की कृतियां, यानी कि दूसरे श्रेणी में जो लिखा गया था कृति, मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी, इसलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता है। उसका जो काल जो है निर्णय टाइम यानी कि सही नहीं किया जा सकता है। वे जो है खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय हो गया था, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था, जहां का ब्राह्मणों का इफेक्ट बहुत कम था। पीर और मंदिर, चलिए पढ़ते पीर और मंदिर के बारे में। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया था। ज्यों-ज्यों वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, यानी कि पूर्व की तरफ बढ़ता गया, वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। जंगल को साफ करता गया और धान की खेती करने लगे। सने स्थानीय मछुआ तथा स्थानांतरित खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजाति थे, किसानों के नए समुदाय में मिल गए। जो जनजाति था, किसान का जो नया समुदाय था, उसमें वो मिल गए। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया। बंगाल पर जो है मुगल का शासन स्थापित कर लिया उन्होंने, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी बनाया। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिद बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरों के केंद्रों के रूप में काम आती थी। धार्मिक रूपांतरों का जो केंद्र था उसमें काम आता था। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था और आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान किए। उन्हें जो है समुदाय के नेता जो था उसने प्रदान किया। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिकाएं भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था, देखिए पीर शब्द का क्या अर्थ है।
फारसी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। पीर का मतलब यही होता है, आध्यात्मिक मार्गदर्शक। समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते हैं। अच्छा, इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी, उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदुओं एवं बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थे। उनकी जीव आत्मा भी शामिल था। पीरों की पूजा पद्धतियां बहुत ही लोकप्रिय हो गई। पीर का जो पूजा था बहुत लोकप्रिय हो गया और उनकी मज़ारें जो है बंगाल में सर्वत्र पाई जाती है। जहीं तहीं पे पीर का जो मज़ार पाया जाता है। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौरा जोरों पर रहा। 15वीं शताब्दी के बाद जो था बंगाल में मंदिर जो बनाने का दौर जोर पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। यानी 19वीं शताब्दी में मंदिर बनने का काम खत्म हो गया। हमने देखा है क्लास 2 में यानी कि अध्याय 2 में कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाया जाता था जो शक्तिशाली बन रहे थे। ठीक है, वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटें और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर यानी कि निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू, तीली, कंसारी यानी कि घंटा धातु की कारीगर आदि के समर्थन से बने थे। यानी कि कई कई लोग थे जिसके समर्थन से मंदिर जो है बना हुआ था। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। यूरोप का जो है कंपनी आने से जो है नया आर्थिक अवसर पैदा हुआ। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। परिस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांवों में छान छप्पर वाले झोपड़ियाँ, जो कि पहले गांवों में छान छप्पर झोपड़ियाँ बनाकर रहते थे, यानी कि झोपड़ियाँ जो है, हाँ, पहले जो है भगवान को झोपड़ी में ही जो है कि पूजे जाते थे, जिसको ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान की गई कर दी गई, तो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। यानी कि जो ब्राह्मण कहते थे कि आप फूस के घर में भी आप पूजा कर सकते हैं, तो वहाँ भी पूजा करता था। कि जीववाद के क्या किसे कहते हैं, चलिए यह मानना है जीववाद की पेड़ पौधों, जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा है। जीववाद का यही अर्थ है कि सभी में जीव है। यहाँ जो है दिए गए मंदिर की तुलना अध्याय 2 में दिए गए मंदिर से करें। चित्र 11, बाएं एक दालोचा छप्पर झोपड़ी है। बाएं एक ये देखिए झोपड़ी है। चित्र 12, दाएं एक चौचाला मंदिर है। चौचाला मंदिर है, ये देखिए चौचाला मंदिर है। एक झोपड़ी है तो एक मंदिर है। चित्र 13, गोपियों के साथ कृष्ण श्यामपुर मंदिर से पकी मिट्टी की एक पटिया विष्णुपुर। ये देखिए पटिया है, गोपियों की एक पटिया बनाई गई है, कृष्ण की है। इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दोचाला यानी कि 2 छतों वाली, दोचाला कहते हैं, या चौचाला यानी कि 4 छतों वाली, 4 छतों वाली को चौचाला कहते थे, होती थी। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। अपेक्षाकृत अधिक जटिल चौचाला यानी कि 4 छतों वाली ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थी, यानी कि 4 दीवार जो था उस पर रखी जाती थी, जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। मंदिर आमतौर पर
एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। मंदिर जो है ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता था। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारों, चित्रकारियों, सजावट का टाइल्स जो था अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिला में विष्णुपुर के मंदिरों में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। मतलब कि कई अच्छी कोटि तक जो है मंदिर की सजावट पहुंच गई थी। उस समय जो है मछली जो भोजन के रूप में करते थे। परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती थी। बंगाल एक नदी मैदान है। बंगाल जो है एक नदी मैदान ही है, जहाँ मछली और धान की उपज बहुतायत से होती है। बहुत बहुत होती है, मछली और धान की खेती बहुत होती है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। यानी कि बंगाल के आदमी जो है मछली चावल खाते हैं। मछली पकड़ना वहाँ का एक प्रमुख धंधा रहा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। बंगाल साहित्य में जो है मछली का स्थान स्थान पर जो है कि उल्लेख मिलता है, हर जगह उल्लेख मिलता है। इससे ज़्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बुद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियाँ लगी है, मिट्टी का जो पट्टा लगा है, उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भी कर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया। वहाँ जो चित्र बना बंगाल में, वहाँ भी मछली को साफ करके दर्शाया गया है और टोकरी में भरकर बाजार ले जाते हुए दिखाया गया है। ब्राह्मणों को शामिश भोजन करने की अनुमति नहीं थी। ब्राह्मणों का जो है शामिश भोजन करने की अनुमति नहीं थी, यानी कि मछली खाने का जो कि नहीं था। लेकिन स्थानीय आहार में मछली को लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मणों धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। यानी कि जो मछली खाने पर जो रोक लगा था, उस पर जो है वहाँ के जो लोक ब्राह्मण था उनको जो है ढील दे दिया। बृहद धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, उन्होंने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति दे दी। यानी कि कुछ खास किस्म जो है वहाँ का जो मछली था स्थानीय, उसको खाने का छूट दे दिया वहाँ के ग्रंथ ने। चित्र 14 घरेलू उपाय के लिए मछली तैयार करते हुए विशालाक्ष्मी मंदिर से पकी मिट्टी का एक फलक आराम बाग का ये चित्र है, मिट्टी की एक फलक। कल्पना करिए आप एक राजपूत राजकुमार हैं, ठीक है। आप अपनी कहानी किस प्रकार सुनना पसंद करेंगे? उस समय जो राजा थे वो तो शोकनीय थे, वो अपने आप को राजपूत का कहलाना अच्छा मानते थे। उस समय अपने आप को भी राजपूत कहते हैं, मैं राजपूत हूँ, ये हूँ। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फलाना ढिमकाना चिमकाना हूँ।